इसके हमारे जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय है उस पर इन्होंने जो है कि अपना शोध पत्र भी प्रकाशित किया है। शोध कर रहे हैं। आप शिमला भी गए थे पिछले वर्ष। शिमला में पूरे मध्य प्रदेश से पहले एक व्यक्ति रहे हैं डॉक्टर एन.पी. प्रजापति जी, इनको बुलाया गया। हम आजाद से और समस्त आदिवासी संघ आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। जरा डॉक्टर एन.पी. प्रजापति जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जो हमारे आज बड़ी खुशी की बात है कि विश्व आदिवासी दिवस समारोह है और डॉक्टर एन.पी. प्रजापति जी जो शोध किए हैं हमारे आदिवासियों के विषय में आप थोड़ा चर्चा भी और परिचर्चा भी करेंगे डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। क्योंकि मैं संबोधन में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, मैं अपने विषय पे आना चाहता हूं। इसलिए श्रद्धेय मंच, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम औपचारिकताओं में ज़्यादा समय न व्यतीत करके बौद्धिक विमर्श करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हम लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं और जब समस्याओं पे विचार मंथन नहीं होगा तो उसका उपाय भी हमारे सामने नहीं आएगा। आदिवासियों के संदर्भ में हम बात कहें तो मुक्ति बोध की दो लाइनें याद आती हैं कि इस धरती पर रहने के लिए किस किस से टंटा करें, कहाँ जाए हम अपनों से ऐठा करें, जिंदगी एक कबाड़ा है और भूतों का बाड़ा है। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति का समग्र मूल्यांकन करें तो उपरोक्त पंक्तियां अच्छा सह चरितार्थ होती हैं। समूचे विश्व में आदिवासी संस्कृति, भाषा, साहित्य, संस्कार और जीवन शैली आज खतरे में। इंसानियत के उच्च गुणों से परिपूर्ण आदिवासी समाज भोलापन, विश्वासी, ईमानदारी, सत्यवादी, सच्चाई का जीवन एवं त्याग, समर्पण और स्नेह, दया, ममता का मानवीय उच्च गुणों के आधार पर जीता है। वर्तमान 21वीं सदी का समाज और इस समाज की जो कुप्रथाएं हैं जैसे भौतिकता, दहेज लोलुपता, स्त्री पुरुष में भेद, इस तरह की जो मानसिक समझ है हमारे आदिवासी समाज में पूरे विश्व में नहीं पाई जाती। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम कुछ तथ्यपरक मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे जो आप लोगों के लिए एक समझ व सोच बनाने में सहायक होगी। विगत कुछ वर्ष पहले भाषाओं के संबंध में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया की 6000 भाषाओं में से 200 भाषाएं पिछले 75 वर्षों में खत्म हो चुकी हैं, यानी कि उनका अस्तित्व मिट चुका है। बाकी बची भाषाओं में 2500 भाषाओं में से 196 भाषाएं भारत की हैं और इन 196 भाषाओं में 62 भाषाएं 1950 के बाद, यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारतीय लोकतंत्र में मिटने की कगार पर हैं और 9 भाषाएं भारत में खत्म हो चुकी हैं। वो 9 की 9 भाषाएं आदिवासियों की हैं। और जानते हैं क्यों खत्म हुई? ये भाषाएं आदिवासी समाज के साथ ही खत्म हुई हैं, यानी उन भाषाओं को बोलने वाले लोग भी खत्म हो गए तो वो भाषाएं भी खत्म हो गई। पिछले वर्षों में ओंगे जनजाति का एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति भी मर गया। अंडमान निकोबार में रहता था और ओंगे भाषा बोलता था। पिछले साल वो भी खत्म हो गया तो उसके साथ ओंगे जनजाति की भाषा भी खत्म हो गई, मतलब 10 भाषाएं खत्म हो गई। अब आगे जारवा और सेनिटल दोनों समुदाय मिटने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं जहां भारत के तमाम राष्ट्रवादी लोग ही बसाए गए हैं। झारखंड में तो कई ऐसी जनजातियां हैं जैसे असुर, सबर, खड़िया, बिरहोर, जिनकी जनसंख्या कुछ ही हजार रह गई है। किसी की 1000 तो किसी को 2500, मतलब 3000 से ऊपर अब नहीं है और वो जनजातियां खत्म होने वाली है। कौन कौन? असुर, सवर, खड़िया और बिरहोर। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसा राष्ट्र है
जो अपने देश के आदिवासियों को जीने नहीं देता। ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आदिवासी भाषाएं और आदिवासी जातियां खत्म हो रही हैं। ये आदिवासी राष्ट्र का ऐसा क्या छीन ले रहे हैं कि राष्ट्र ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी चाहते क्या हैं? वे चाहते हैं कि उनको उनके इलाके में उनके तौर तरीके से रहने दिया जाए। पूंजीवादी ताकतें सत्ता के बल पर उनको विस्थापित करती हैं तो उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा आदिवासियों ने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति यह है कि उनका सब कुछ गया भी और कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि इस देश की सारी औद्योगिक संपदा आदिवासी इलाकों में है। जितने लोहे के बड़े कारखाने हैं जैसे तांबा, कोयला, यूरेनियम आदि, सब खनिज संपदाएं आदिवासियों के इलाके में। जितने लोहे के बड़े कारखाने हैं, चाहे भिलाई हो या बोकारो, सब के सब आदिवासियों की जमीन पर बने। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र झारखंड में है, लेकिन वहाँ की 70% आबादी जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। आप आदिवासियों की, किसानों की जमीन लेने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादियों की होड़ सी मची हुई है। अब इस बात को समझने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। आप सिंगरौली जिले के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जेपी, एपी, हिंडाल्को, एस्सार, रिलायंस, डीवी पावर, एनसीएल, एनटीपीसी आदि आदि, यानी यहाँ के आदिवासियों का 5-5 बार विस्थापन हो चुका है। प्रश्न ये नहीं है कि उद्योग नहीं लगने चाहिए, प्रश्न ये है कि आदिवासी समाज का औद्योगिक परिस्थितियों में संतुलन क्या है, उनकी सर्वाइवेशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनका जीवन शैली, कल्चर, भाषा, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनके प्रति जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या है। ऐसे में सवाल यह है कि आदिवासी जिंदा कैसे रहे। जमीन छीन ली गई, पढ़ाई का स्तर सरकारी स्कूलों का गिर गया, प्राइवेट स्कूलें ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में हैं और उनका खर्च इतना ज्यादा है कि पूरे साल भर की कमाई लगाएं तब भी एक बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। नौकरियां नहीं रही, जो लोग नौकरी में हैं उनका प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया जा चुका है। भर्तियां आउटसोर्स एजेंसियों के हवाले हैं। एकल पद पद्धति तथा प्राइवेटाइजेशन ने अवसर खत्म कर दिए हैं। साथ ही जो छोटे मोटे पदों पर कभी कभार भर्तियां होती भी हैं तो ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगी हैं। जो कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं, कंप्यूटर छुआ भी नहीं, उसको ऑनलाइन परीक्षा देना है कंप्यूटर के माध्यम से। यह गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में आज के भौतिकता में सबसे ज्यादा यदि गंभीर चिंता का विषय है तो आदिवासी समाज की स्थिति का है। आदिवासी शब्द भी अब खत्म होने की हालत में है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आपका नाम जंगली रखा गया है, जंगली, और संस्कृत शब्द में कहें तो उसको लोग बनवासी कहते हैं। उसका अर्थ भी जंगली ही होता है, लेकिन सांस्कृतिक निष्ठ शब्द में आपको बनवासी कह के आपको कहा जाता है कि आप गर्व करो। मतलब वही है, लेकिन जंगल भी संरक्षित कर दिए गए हैं। वहाँ हिरण, शेर, चीता, भालू आदि पाला जा रहा है। एक शेर बीमार हो जाए तो विदेशी डॉक्टर आ जाते हैं, एक नहीं पूरी टीम आ जाती है। यहाँ आदिवासियों के गांव उल्टी, दस्त, हैजा, पानी, गंदे पानी पीने से मर जाते हैं। सिर्फ खाना पूर्ति ही तक रह जाती है। बहुत हुआ तो पेपर में 2-4 लाइन की खबरें आ जाती हैं। खासकर छत्तीसगढ़ इन दिनों ज्यादा ही पीड़ित है। पूंजीवादी ताकतों से आदिवासियों की जमीन छीन ली गई। युवाओं में सहने की क्षमता कम होती है। उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया, जिन्हें नक्सली कहा जाता है। दूरांचल क्षेत्रों के गांवों में नक्सली गांव में आ जाते थे, गांव के लोगों को भी अपनी बात बताते थे। ऐसे में पुलिस और नक्सलियों के बीच में फंसकर गांव वाले और ज्यादा प्रताड़ित होते थे। क्योंकि नक्सली आदिवासी जंगल के इलाकों में पनाह लेते हैं, इसलिए यह सोचा गया कि उन जंगलों से आदिवासियों के गाँव को हटा दिया जाए। उनको कहा गया कि दंतेवाड़ा शहर में सलवा जुडूम ने जो तंबू लगा रखे हैं, यानी रिफ्यूजी कैंप, उनमें आकर रहो। बीवी, बच्चों, परिवार के सहित माँ, बूढ़े, बाप जो भी हैं उनको सबको ले आओ। अपनी बकरी, खस्सी, गाय, बैल, भेड़ सब ले आओ और यहीं रहो। यह कैसा उपाय है आदिवासियों के समस्या समाधान का। इतना ही नहीं, जो आना नहीं चाहे तो उन क्षेत्रों में राशन दुकानें बंद कर दी गई, बिजली की लाइनें काट दी गई। और बिजली की सप्लाई रोक दी गई, स्कूलें बंद कर दिए गए। आखिर में मजबूर होकर 60,000 आदिवासी 600 गांवों को छोड़कर भाग गए। वो कहां भाग कर गए कुछ पता नहीं, कहां भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं।
रिक्शा खींच रहे हैं यह कोई नहीं जानता। लोकतंत्र में, आजाद देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान वाले देश में आदिवासियों की यही स्थिति है। सरकारी नीतियों से 60,000 आदिवासी 6,000 गांव से उजड़ गए। अब इसे नक्सली दमन या आदिवासी दमन, जो आपको आपकी सोच में जो फिट बैठे वही कह सकते हैं, शब्द उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन गांवों को छोड़कर आदिवासी चले गए उनके घरों को जला दिया गया ताकि दोबारा कभी वापस आकर पनाह न ले सके। मणिपुर में 60 वर्ष हो गए, आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है। नागालैंड, मिजोरम, असम आदि राज्यों में आदिवासी समाज की स्थिति अति गंभीर है। विगत 14 साल के अंदर झारखंड से 11 लाख आदिवासी भाग चुके हैं। अपने जिंदा रहने के लिए हर साल 1 लाख आदिवासी अपना घर गांव छोड़कर रोजगार की खोज में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वे उत्तर प्रदेश में जाकर ईंट भट्टों में काम करते हैं या पंजाब में जाकर खेतों में काम करते हैं। इसी गरीबी और बेरोजगारी से 1200 लड़कियां हर साल झारखंड से गायब हो जाती हैं। इस पूंजीवादी समाज ने, सरकारों ने उनका सब कुछ ले लिया, जिसके बल पर वे हजारों सालों से जिंदा थे। बदले में उनको क्या मिला? पूरे भारत में आदिवासियों को हर किसी ने छला, धोखा दिया, शोषण किया, उनके हितैषी बनकर धोखा देने का काम किया। यानी हर तरफ से उनको विश्वासघात हुआ। किसी शायर के शब्दों में कहें तो आदिवासियों के लिए ये लाइनें ज्यादा सार्थक होती हैं। पर्वत से चट्टाने निकले, महलों से तहखाने निकले, जिसको पकड़ा हाथ समझकर सिर्फ उसमें दस्ताने निकले। और हर बार आदिवासियों के हाथ में कुछ नहीं लगा। इन तमाम कठिन परिस्थितियों के दौर में खासकर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कर्मचारी अधिकारी जो आज आके बैठे हुए हैं और चिंतन कर रहे हैं, आपके सामने क्या दायित्व है? कौन से सामाजिक सरोकार है जो आपको करना है? क्या यह गीत गाने, सैला कर्मा और हो हल्ला करके चले जाए हम? इस विश्व आदिवासी दिवस हो गया, करना क्या है, होना क्या चाहिए और आप कर क्या रहे हो, इस पे आपको मंथन करना है, चिंतन करना है और समाज में एक एक पल का उपयोग करके समाज को दिशा देना है। क्योंकि हर कोई अपने को आपका हितैषी ही बता रहा है, किंतु पढ़े लिखे होने के कारण सही गलत का विशेषण आपको आना चाहिए। किंतु दुख इस बात का है कि न हमारे पढ़े लिखे लोग संजीदगी के साथ सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ते हैं, न समझते हैं, न ही इनका कोई ठोस रणनीति होता है। लेकिन अब टालने से काम होने वाला नहीं है, आपको समझना ही होगा और कार्य करना ही होगा। क्योंकि फूल बनकर जो जिया वो बस यहाँ मसला गया। जिस्म को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। स्कूल कॉलेज खोलिए, तिराहे चौराहे में दुकान रखवाइए। इस बाजारवादी युग में आदिवासी समाज शून्य पर है, जीरो पर है, तो वहाँ अपना स्थान बनाइए। शासन की योजनाएं जो विशेषकर आदिवासियों के लिए है उनको पढ़िए और लोगों को पढ़ाइए, प्रचार प्रसार कीजिए और पात्र बेरोजगार हमारे युवक युवतियों को लाभ दिलाने में मदद करिए। पढ़ने लिखने वाले 10वीं 12वीं व कॉलेज के में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का करियर मार्गदर्शन कराइए, छोटे छोटे कार्यशाला कराइए। SC ST एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, इनकम टैक्स आदि की बारीकियों को किताब खरीद कर पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, तब जाकर कहीं समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है। वरना कोई भी दिवस मनाइए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह के बड़े आयोजनों से भी फायदा उन्हीं को होता है जिनसे हम आप सब पीड़ित हैं। अंत में कहना चाहूँगा, अरे आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना कि तुम्हारी आह सुन करके, तुम्हारी पीड़ा और कराह सुन करके वो पिघल जाएंगे। इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे भाग्य में धन की रेखा है और छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। भाग्य और भगवान तो सिर्फ एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर अधिकार चाहते हो तो एकजुट हो जाओ और सामंती ताकतें कभी तुम्हारा सुधार करेगा, इस धोखे में मत रहना। और अंत में जय सेवा, जय बड़ा देव, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।